कब से कब तक? 1839 से 42। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? अब तो ये वायसराय होने लगा था। 1835 के बाद क्या हो गया? वायसराय नाम दे दिया। कौन था ये? लॉर्ड ऑकलैंड। जो जीटी रोड का नाम सुना तुम लोगों ने? किसने की थी जीटी रोड की स्थापना? जीटी रोड सबसे बड़ा रोड है देश का। अब तो दूसरा हो गया, NH-44 हो गया अब तो सबसे लंबा, लेकिन उसके पहले तक जीटी रोड ही था सबसे लंबा। और कब से था ये? मुगलों के काल से। शेरशाह सूरी ने बनवाया था, आप समझ लो। ये है पंजाब से कोलकाता तक इस टाइम। अब थोड़ा सा उसमें जोड़ भी दिया इन लोगों ने, लेकिन पहले क्या था? कम था, लेकिन उस टाइम पे सबसे लंबा था ये जीटी रोड। अभी जब बना है स्वतंत्रता के बाद, काफ़ी साल बाद अपना बना NH-44, वो सबसे लंबा हो गया। ठीक, तो जीटी रोड की दोबारा उसका पुनर्निर्माण का कार्य इसी के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। एक तो जीटी रोड की स्थापना अगर बहुत लो लेवल का पूछेंगे तो स्थापना किसके काल में हुई? शेरशाह सूरी के काल में। ठीक, शेरशाह सूरी ने दो ही मेन काम किए थे। एक रुपया जो आज चलता है ना, उसी ने चलाया था। दूसरा जीटी रोड उसने बनवाया था, और हुमायूं को हराया भी था उसने। ठीक, और इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय में उसका पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, तो लिख लिए लॉर्ड ऑकलैंड था उस टाइम। अब इसके अंदर पॉइंट लिखो। 1939 में (39) 1939 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। हो गया। दूसरा, गजनी तथा काबुल में जीत हासिल की। दूसरा पॉइंट लिखो, गजनी करके एक जगह थी, वहाँ पे जो भी शासक होते थे ना, उसके आगे लगता था गजनबी। महमूद गजनबी जो आया ना, वो सब गजनी से ही आए थे। गजनी तथा काबुल में जीत हासिल की। अब दो राजा मैंने बताया, एक शाह शुजा रहता है, एक दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद को ये हरा के शाह शुजा को वहीं कहीं रहता है, उसको बिठा देते हैं। तो ब्रैकेट में हल्का सा लिख लो, शाह शुजा को गद्दी पर बिठाया, और ये उसकी रक्षा के लिए 10,000 सैनिक भी छोड़ के आए। शाह शुजा, अमित शाह वाला शाह, को गद्दी पर बिठाया। थोड़ा सा परिणाम करके हेडिंग डाल लो उसी में। परिणाम में लिखो, अंग्रेजों की यह है अफगान नीति सर्वथा दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण, दोष जानते हो? गुण दोष,
दोषपूर्ण हो गया, उसे हर तरह से घाटे का सामना करना पड़ा। ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, हेडिंग डालो। हो गई, कब से कब तक? 78 से 79। कंधार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, उसमें पॉइंट लिखो। कंधार करके एक जगह है, नाम सुना है किसी ने? तालिबान का शासन चलता था यहाँ पे, है ना। अपनी एक फ्लाइट को इन्होंने क्या किया था? अपहरण कर लिया था। कौन सी? 78 एयर इंडिया की थी, 787 करके ऐसी कुछ नाम था, या 817, उसको लेके गए थे ये लोग। फ्लाइट हाईजैक करके इंडिया से ही हाईजैक की, फिर उसमें ऑयल कम था तो इंडिया अमृतसर के किसी एयरपोर्ट पे पंजाब में उसको उतरवा के पहले ऑयल भी लिया, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए, फिर वो लेके चले गए कंधार। कंधार में कौन था? कंधार में तालिबान का शासन था। तालिबान ने उनको लैंड करने दिया, आइए आप इनसे मांगिए फिरौती। फिर हमारे 150 जवान वो थे यात्री, उसमें छुड़ाना था, तब समझौता हुआ। उनके 5 जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको हमने रिहा किया। उसमें एक मसूद अजहर भी था, जिस पे अभी यूनाइटेड नेशंस ने बैन लगाया, जो ये उरी हमला हुआ था जिसके लिए दोषी था, समझे। बहुत सारे हमलों के लिए दोषी है, आता है ना उसी फ्लाइट का। तो वो कंधार में ही लेके गए थे वो लोग, ठीक है। काबुल कंधार है, तो कंधार समझ में आ गया। एक हल्का सा ब्रैकेट में डाल लो, डूरंड समझौता। डूरंड रेखा का नाम पता है किसी को? हमारी अलग अलग देशों के साथ रेखाएं हैं, पाकिस्तान के साथ कौन सी है? हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा का क्या नाम है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन के साथ अभी विवाद चल रहा है। न्यूज़, मैंने बोला तुम लोग से न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़ तो कोई भी एग्ज़ाम देना है पढ़नी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब करनी है ना, कोई भी करनी है ना, बिना न्यूज़ के नहीं जाओगे, समझे। आदत डाल लो मोबाइल में, जो सर्फिंग करते हो व्हाट्सएप वगैरह के साथ 20 मिनट हमको न्यूज़ भी देखनी है। कुछ वेबसाइटें अखबार वाली हैं, सेम डालो, नव भारत टाइम्स डालो, दैनिक जागरण डालो, आज तक डालो, तो न्यूज़ खुल जाती है। तो दिन में 2-4 बार चेक कर लिए तो आज दिन की सारी खबरें पता चल जाएंगी क्या है, तो उस न्यूज़ में पता चलता रहता। अभी चीन के साथ हमारा वो चल रहा है, कल उन्होंने हमारे 20 सैनिक मार दिए, एक कर्नल भी मारा गया उसमें। हम लोगों ने उनमें, कभी कर्नल क्या होता है? कमांडिंग ऑफिसर पोस्ट होती है, एक टुकड़ी का कमांडर होता है, उसके ऊपर 2 ही 3 रैंक होती हैं। कर्नल के ऊपर मेजर जनरल होता है, नहीं, हाँ, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, एक आध और शायद ब्रिगेडियर होती है, नहीं तो लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत बड़ी रैंक होती है। उसको उन्होंने मार दिया, हम लोगों ने भी उनके कर्नल रैंक के आदमी को मारा। अब वो बता नहीं रहे कि उनको कितना नुकसान हुआ, ठीक। तो उनके साथ अपनी सीमा रेखा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा कौन सी बन जाएगी? यही डूरंड समझौता जो होगा ना, तो डूरंड रेखा है। अभी अपनी अफगानिस्तान से सीमा नहीं मिलती है, पहले मिलती थी। क्यों? कश्मीर जो POK है ना, हल्का सा मिलता था ऊपर से पार्ट, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो वो भाग पाकिस्तान में चला गया। अब अगर अफगानिस्तान को अपने इंडिया में आना है तो उनके पास कोई रूट है नहीं, समझे। लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक समझते हो? भू आबद्ध।
समुद्र से ना लगती हो सीमा, चारों तरफ कोई ना कोई देश हो तुम्हारे, वैसी कंट्री होती है लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो भू आबद्ध है वो कंट्री, मीन्स उसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है, डायरेक्ट समुद्र से नहीं है। समुद्र के रास्ते से ही तुम दूसरे रास्ते देश पहुंच सकते हो डायरेक्ट। अब उनको निकलना है तो किसी और देश की सीमा से निकलोगे या आसमान से निकलोगे, यही होगा ना। तो अफ़गानिस्तान की हेल्प के लिए इसलिए इंडिया ने अभी ईरान में अपना एक चाबहार बंदरगाह बनाया था कि अफ़गानिस्तान से बहुत सारा हमारे यहाँ आयात निर्यात होता है। वो लोग ये जो काजू किशमिश खाते हो, ड्राई फ्रूट्स बहुत भेजते हैं अफ़गानिस्तान वाले, ठीक है। हाँ, अपने यहाँ छुआरा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, डेट्स, वो सारे भेजते हैं यहाँ पे। तो वो ड्राई फ्रूट्स के लिए हम लोग, और भी बहुत सारा होता है, गरीब देश है, हिंसा बहुत हुई है, इंडिया हेल्प करता है। अपने जो छोटे छोटे आसपास देश हैं, जब मैं थोड़ा विदेश नीति पढ़ाऊंगा सारे देशों का पढ़ाऊंगा, किसके साथ अपने क्या संबंध रहे हैं, कैसे है, कैसे चल रहा है। अभी नेपाल के साथ बिगड़ रहे हैं तो क्यों बिगड़ रहे हैं, कौन से लोग आ गए हैं जो बिगाड़ रहे हैं, और नेपाल की क्यों औकात नहीं है हमसे संबंध बिगाड़ने की, वो सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अभी तो इतना समझ लो, डूरंट समझौता हुआ कब, उसके आगे सन डाल लो 1893। इसमें एक रेखा खींची गई, डूरंड रेखा, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ज्योग्राफी का पार्ट है लेकिन अब यहाँ आया जिक, तो ये 3 देशों की आ गई। इन्हीं 3 देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा है, उसका ऐसा कुछ खास वो नहीं है, नाम सीमा है, ठीक है। म्यांमार के साथ भी हमारी सीमा है। खत्म हो गए हमारे सारे, है ना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, भारत के हेडिंग डाल लो, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय एवं उनके कार्य। क्या है हेडिंग, तथा वायसराय एवं उनके कार्य। अब मैंने बताया 1773 के पहले क्या होता था, पहले केवल गवर्नर होते थे, कहाँ कहाँ, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। बाद में क्या हो गया, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बोल दिया कि तुम अब गवर्नर नहीं रहे, तुम हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो तुम्हारे अंडर में ये दोनों प्रेसिडेंसी आ गई। इन लोग को कानून बनाना है तो कुछ विषयों को छोड़ के, रक्षा, वित्त, संचार, ये लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन इन विषयों पे बंगाल से ही कानून बनेंगे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट कहाँ से हो जाता है, एक क्लाइव थे, क्लाइव के बारे में जानते ही, उन्होंने क्या किया, कर्नाटक युद्ध में, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसमें भी क्लाइव रहे, द्वितीय में भी रहे, बताया था शीघ्र क्लाइव के नेतृत्व में ये सेना मजबूत हुई, है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ेंगे, इसके बाद इनको फिर से सहायता के लिए पलासी आएंगे 57 में, तो 57 से 60 तक क्लाइव रहेंगे गवर्नर, और 65 में फिर से इनको भेजा जाएगा गवर्नर बना के इलाहाबाद की संधि करने के लिए। 65 से 2 ही साल रहेंगे, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 67 में, ठीक। तो ये क्लाइव महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लाइव का काम 2 ही 3 काम है छोटे से, जानते हो। अगला लिखो लो, वारेन हेस्टिंग्स, क्या, नहीं, क्लाइव का मालूम है इन लोग को, क्लाइव ने सिर्फ 2 युद्ध लड़े, वो युद्ध पता है, मेंशन भी है युद्ध में, तो क्लाइव को जानते ही हो। कब से कब तक रहे वारेन हेस्टिंग्स, 1773 से
85 तक। कितने साल? 12 से 13 साल। (1773 से 1785). ठीक। अब जब मैंने इनका समय बता दिया, अब काम तुम लोग बताओगे, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। अंग्रेजों ने उस टाइम जो काम किए होंगे वो किसने काम किए? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1773 से 85 के बीच में बताओ क्या क्या काम हुए। कौन सा मराठा युद्ध? लिख लो इनके कार में। प्रथम मराठा युद्ध कब से कब तक? हो गए। जो संधियां मैंने बताई थी, सूरत, पुरंदर, सालाबाई, वो भी इनके काल में होंगी। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो एक, सूरत, पुरंदर, सालाबाई की संधि। सूरत की मत लिखना, सूरत की क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी, मैंने बताया था। पुरंदर और सालाबाई लिख सकते हो। पुरंदर कौमा सालाबाई की संधि। अगला काम क्या करेंगे? ये जैसे ही आते हैं, मैंने एक बार बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था, है ना। दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। किसी के पास दीवानी थे, अंग्रेज़ों के पास। निजामत किसके पास थे? नवाब के पास। तो जब ये आएगा, द्वैत शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अगला वो लिख लो, द्वैत शासन की समाप्ति। अब सारे अधिकार इसी के पास रहेंगे। हो गया। ये अदालतों की स्थापना कराता है। इंडिया में आए हो, तुमने एक साम्राज्य बना लिया, किसी और को प्रतिस्थापित कर दिया, अब तुम ही शासन कर रहे हो। शासन कर रहे हो तो जनता के कुछ तो पंगे होंगे आपस में, उनको निपटारा कैसे करोगे? अंग्रेज, तो मैंने बोला अंग्रेज सबसे बड़ी देन उनकी है कानून का शासन। जब कानून का शासन देना है तो न्यायालय होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? न्यायालयों की स्थापना की। तो लिख लो सदर दीवानी। सदर, जो सदर बाजार है ना, हाँ, वहीं से ही सदर शब्द लिया गया था। सदर दीवानी कौमा सदर निजामत। दीवानी और निजामत मैंने बताया था। दीवानी राजस्व मतलब पैसे से लेन देन वाला, और निजामत हुआ फौजदारी, जो क्रिमिनल केस होते हैं। ठीक है, हो गया। सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना। अब दो तीन चीज़ें जो तुमको पता नहीं है तुम लोग को, वो लिख लो इनके काल में हुई, वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या थी। एक तो मैंने बता ही दिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इनके काल में आया, उसी के द्वारा ये बने ही थे। तो 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना मतलब हाँ। और दूसरा एक 1774 में आया था। इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि विलियम पिट वहाँ के थे पीएम ब्रिटेन के, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये दोनों लिख लो, दो काम इनके टाइम पे और हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 74 का, 1774 का। ठीक है, नहीं 74 नहीं, 84 ही है वो, सही हो। ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये दोनों काम इनके शासनकाल में हुए। एक चीज़ और होगी जो आगे इनकी शासन को बहुत मजबूत बनाएगी,
वो क्या होगा, ये एक सोसाइटी की स्थापना करेंगे जिसको नाम देंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसका मैन रहेगा एक विलियम जोन्स करके रहेगा विद्वान, जो कई भाषाओं का विद्वान है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, वो रहेगा। वो क्या करेगा, अनुवाद कराएगा। ये जो सोसाइटी होगी, इंडियन जो धार्मिक ग्रंथ है ना, सबका अनुवाद करेंगे। किस चीज़ में? संस्कृत में हमारे धार्मिक ग्रंथ, उसका अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, कि हमको यहाँ का समझ में तो आए ये लोग हैं क्या। जब तक हमारे बारे में कोई पढ़ेगा नहीं, कैसे समझेगा? अभी तुमको खुद ही नहीं पता कि हम लोग क्या थे, जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे अपने बारे में जानोगे नहीं। सेम उन लोग के साथ था। वो क्या करेंगे, यहाँ के सारे ग्रंथों का अनुवाद कराएंगे, किस में? इंग्लिश में, जिससे उनको समझ में आए। और उससे इतना ये समझ जाएंगे हम लोग को कि हर चीज़ ये लोग सारी चीज़ों पे पकड़ बना लेंगे। हमारी कमजोरी जान जाएंगे, मजबूती जान जाएंगे, क्या कमियां हैं, और कुछ कमियों को हमेशा बनाए रखना है, ये भी वो करेंगे कोशिश, क्योंकि वो उनके हित में रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, लिख लो अगला पॉइंट, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। हो गया। अगला लिख लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रह गए? 85 में वो गए, तो ये आएंगे 1786 से 93 तक, 1793 तक। अब इसके पहले क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे इतनी ज्यादती करके गए होते हैं, कुछ गैर कानूनी काम करके गए होते हैं, जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो जब ये जाते हैं वहाँ पे, यहाँ से तो इनका ट्रांसफ़र हो ही जाता है, नौकरी से हट जाते हैं, वहाँ जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ की जो संसद होती है, इन पे महाभियोग चलाया जाता है। मीन्स अंग्रेज कहीं ना कहीं कानून का पालन कर रहे हैं कि इंडिया में उन्होंने कुछ गलत किया, वहाँ की संसद में उनके ऊपर क्या चला, महाभियोग। वारेन हेस्टिंग्स तो पद से तो वैसे ही हटे हैं, उसने खुद ही इस्तीफा दे के गया, फिर भी नहीं, तुम्हारा नहीं मानेंगे, हम सांकेतिक रूप से फिर से हटाएंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप तय करेंगे जिससे कि तुमको समझ में आए तुम गलत करके आए। तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग भी चला था, जो पहला गवर्नर जनरल था। अगला आएगा कॉर्नवालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इसने जो भी आधुनिक चीज़ें हैं आज की, उन सब की स्थापना की है। चाहे तुम्हारी पुलिस व्यवस्था हो, चाहे तुम्हारी आर्मी नहीं, सिविल सर्विसेज हो। सिविल सर्विसेज की स्थापना इसी ने ही की थी इंडिया में। जो कलेक्टर का पद था यही लेके आया था। थानों की स्थापना ये करेगा कि थाना एक सेंटर होगा, वो 20 मील के दायरे को देखेगा, वहाँ पे एक थाना होना चाहिए। एक अपना कोड, संहिता जानते हो क्या होती है? संहिता होती है ना, क्या होती है आचार संहिता? संहिता किसे बोलते हैं? किसी चीज़ की संहिता, विष्णु संहिता होती है, कुछ पढ़ते हो ना, कुछ भी चीज़ संहिता पढ़ते हो, क्या होती है? किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध कर देना, लिख के एक पेपर, जैसे संविधान मैंने बताया दस्तावेज, वैसे ही होता है। नियमों का एक दस्तावेज होता है संहिता। कुछ नियम बना देना, उनको एक क्रमानुसार लगा देना, उसको संहिता कहते हैं। ठीक है,
तो ये क्या है, कॉर्नवालिस कोड, संहिता का इंग्लिश होता है कोड, जो अपने कोड आते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है ना, मुस्लिमों के कुछ अधिकार जो है ना, जो उनके पर्सनल लॉ होते हैं उसके माध्यम से होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो होता है, मीन्स वो कोर्ट की बात नहीं मानते, वो कोर्ट का उन पर अधिकार नहीं होता जो उनके पर्सनल होते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, अपने बच्चे को संपत्ति देनी है कि नहीं, ये उनके पर्सनल लॉ में आते हैं, जिस पे अपने इंडिया के कोर्ट का अधिकार नहीं चलता है, जबकि हिंदुओं पे और बाकी बौद्ध जैन पे चलता है, क्योंकि वो उनके पर्सनल लॉ हैं। तो बात हो रही, जो अपना अभी पॉलिटी पढ़ाऊँगा उसमें एक आर्टिकल है 44, उसमें लिखा है कि राज्य मतलब देश यूएफसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स सबके लिए एक संहिता हो, समान नागरिक संहिता उसका हिंदी होता है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। वोट बैंक की राजनीति चल रही है। अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट लेके आएगी। इसके बड़े बड़े मुद्दे 2-3 ही थे, एक धारा 370 था, राम मंदिर था, एक ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 तो इनके उसमें हो गए, तीसरा भी ये लोग सोच रहे हैं कि करें। ठीक है, तो संहिता होती है एक नियमों का, कानूनों का एक दस्तावेज, उनको क्रमबद्ध करके लिपिबद्ध करना। ठीक है, तो ये इसने एक कॉर्नवालिस कोड लेके आया है कि नियमों, एक नियम बना दिए, ये जुर्म करोगे ये सज़ा होगी। आगे चल के वही आईपीसी सीआरपीसी भी अंग्रेज़ों के काल में आई, 1860 में आएगी ये। 61 का जब मैं बताऊंगा कानून तब आएंगी आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी। ठीक है, जिसके उस पर अभी मिलती है ना सज़ा, वो तब की है जितने भी कानून बने हैं। अभी महामारी अधिनियम भी जो लगाया 1897 का है, जिस पर कोरोना चल रहा है ना, जिसकी वजह से ये सारे महामारी एक्ट नहीं, बीमारी को महामारी घोषित किया। फिर महामारी जब घोषित हो गया तो महामारी के लिए एक हमारे यहाँ कानून है, कब से, अंग्रेज़ों के समय से, 1897 से, कि इस कानून के तहत वो लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, कहीं आने जाने पे पाबंदी कर दी, किसी को जेल भी भेज सकते हैं, जुर्माना, ये सब इसी कानून के तहत हो रहा है। अगर कानून नहीं होता तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकती, पुलिस ना सरकार, या नया कानून लाना पड़ता, अध्यादेश लाना पड़ता। जब ये राजनीति शास्त्र पढ़ोगे समझ जाओगे कानून क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, अभी तो इतना समझो कि कॉर्नवालिस एक अपनी संहिता लेके आया, कानूनों का संग्रह किया इसने। और इसके काल में बताओ 93 तक 86 से क्या क्या हुआ काम। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, और क्या हुआ, बिल्कुल। फिर वो 90 से 92 के युद्ध के बाद उसने ये चीज़ भी बोली थी, जब अपना राजपाट आधे ही लिया इसने, आधे में से बांट दिया। ठीक है, तो इसका लिख लो कॉर्नवालिस का हेडिंग तो